आप सभी लोगों का YouTube चैनल ट्रू विक्ट्री मार्ग पर स्वागत है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें भूगोल और पर्यावरण तथा जो भी हमारा अन्य सब्जेक्ट है उसको हमने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। तो इस वीडियो में हम साइंस और यूपीजी के जो आर ओ के प्रिया मेंस में आए हुए हैं क्वेश्चन और जो कैंसिल हुआ था अभी पेपर वो भी इसमें सम्मिलित किए हुए हैं। तो इस वीडियो में साइंस और यूपीजी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा जो 2024 कैंसिल पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। ठीक, तो ये असर्शन रीजन कारण और कथन का ये क्वेश्चन था। तो इसमें जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो पानी का क्वथनांक घटता है। क्यों? जैसे पहाड़ों पर क्या होता है, खाना देर से पकता है। क्यों? क्योंकि पानी पहले ही उबलने लगता है। मान लो कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है सामान्य जो समतल पे मैदानी इलाके पे, लेकिन पहाड़ों पर वो 80 डिग्री पर ही उबलने लगेगा। तो 80 डिग्री पर उबलने लगेगा। अगर उसमें चावल पका रहे हैं तो देर तक पकाना पड़ेगा हमारे। पानी तो उबल रहा है लेकिन देर तक पकाएंगे तब तो पकेगा। लेकिन अगर पानी 100 डिग्री पर उबल रहा है मैदानी क्षेत्रों में, यानी कि चावल जल्दी पक जाएगा, क्योंकि वो 100 डिग्री जा रहा है जब टेम्परेचर, तब वो उबल रहा है। तो 100 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तभी तो खाना जल्दी पकेगा। तो इसी तरह से इसमें अगर हाइट बढ़ रही है तो क्या होता है कि प्रेशर कम होता है। हाइट बढ़ने पर प्रेशर कम होगा। ठीक, और हमारा जब प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी। तो इसलिए कह रहा है कि अगर ऊंचाई बढ़ती है तो पानी का क्वथनांक घटता है। तो इन तीनों में रिलेशन ये है, हाइट बढ़ती है तो प्रेशर कम होगा। ठीक, और जब प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी। तो जब प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक कम होगी, तो हाइट बढ़ेगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है कि ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक घट जाता है। इस रिलेशन से, रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, हाइट, प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट था, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। तो ऊंचाई जब बढ़ रही है तो प्रेशर तो कम हो रहा है, तो कम होना चाहिए, इसलिए हमारा रॉन्ग हो गया। यानी कि जो हमारा कथन था वही केवल सही कारण गलत है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है रेजिस्टेंस बताना है। क्वेश्चन दिया हुआ था कि ब्राउन है एक रिंग, जो रेजिस्टेंस होता है ना, तो उसमें एक ब्राउन रिंग है, एक ग्रीन रिंग है और एक ब्लैक रिंग है। तो इसका पूछ रहा था कि कितने ओम का रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध कितने ओम का होगा। ठीक, तो अगर ब्राउन है तो इसके लिए हमें एक चार्ट है उसको याद करना पड़ता है। ठीक, ये रहा चार्ट। अगर फर्स्ट डिजिट यानी कि फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग और ये जो मल्टीप्लायर है, ठीक है, उसके लिए है, यानी कि जो थर्ड रिंग है उसके लिए। अगर फर्स्ट रिंग है तो उसका कलर देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट रिंग का कलर क्या था, इसमें ब्राउन था। तो ब्राउन मतलब 1, तो ये 1 पे आ गया। ठीक, अब क्या है, सेकेंड डिजिट, सेकेंड रिंग हमारा किस चीज़ का है, तो ग्रीन है, तो ग्रीन पे आ जाओ। तो ग्रीन क्या है, 5 है और ब्राउन का 1 है। ठीक, तो इस तरह से जो हमारा जो रेजिस्टेंस हो गया, क्या हुआ, ब्राउन पर 1 लिख देंगे। ठीक, और जो ग्रीन है उसके जगह 5 लिख रहे हैं क्योंकि दूसरा रिंग है 5, और तीसरा रिंग है ब्लैक, यानी कि तीसरा रिंग ब्लैक में क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से, यानी कि 1 5 गुणे 1, यानी कि ये 15 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, पहला रिंग येलो है, दूसरा रिंग वायलेट है, तीसरा रिंग रेड है, चौथा गोल्ड है। ठीक, ये गोल्ड और सिल्वर के लिए टॉलरेंस होता है। सिल्वर के लिए ±10% और गोल्ड के लिए ±5% होता है। ठीक है, तो अगर येलो है तो पहला रिंग येलो, तो पहला लाइन में आएंगे, येलो कहाँ है इसमें, येलो, ये तो 4 लिख देंगे, तो इसके नीचे 4 लिख दिए। ठीक, और वायलेट देखेंगे दूसरा रिंग के लिए, तो दूसरा रिंग में वायलेट कौन सा है, 7 है, तो यहाँ 7 लिख दिए। तीसरा में रेड है, तो रेड है तीसरा, तो रेड देखेंगे तीसरा में, तो मल्टीप्लाई भी 100 करेंगे, मल्टीप्लाई भी 100। और गोल्ड है तो ±5%, ये हो गया 4 7 2 0, तो 47 ओम और ±5%। ठीक, तो इस तरह से हमें रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो ये
जो है चार्ट याद करना पड़ेगा। रिंग 1 के लिए, रिंग 2 के लिए, रिंग 3 के लिए कलर है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कलर याद होगा तभी रेजिस्टेंस हम देख कर बता सकते हैं कितने ओम का है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें बताना था कि कब किसकी खोज हुई थी। ठीक, तो कालानुक्रम बताना था इसमें। तो पाई मेसान की खोज 1935 में हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में, प्रोटॉन की खोज 1909 में। ठीक, लेकिन पाई मेसान की खोज किसने किया था, तो ये दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा एच युकावा। न्यूट्रॉन की खोज चैंडविक की जानते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ईटापरनाच के उससे, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, तो इसमें प्रोटॉन की खोज बाद में हो रहा है। ठीक, 1909 में, और सबसे पहले इसमें 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हो रही है। उसके बाद हमारा जो है न्यूट्रॉन की खोज हुई है, उसके बाद पाई मेसान की खोज हो रही है। ठीक, तो इस तरह से हम इसको मैचिंग कर सकते हैं देखकर, तो याद करना होगा। कुछ अन्य कण हैं जैसे पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में हुई थी एंडरसन द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज हुई थी 1930 में पाउली द्वारा। ठीक, हिग्स बोसान की खोज हुई थी 1964 में पीटर हिग्स द्वारा। इन सबसे नया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है परासरण के संदर्भ में ऑस्मोसिस। तो क्या होता है कि इफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन द सॉल्वेंट विलायक एंड सॉल्यूशन विलेन, द सॉल्वेंट मूव्स विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। यानी कि जो सॉल्वेंट किसको कहते हैं, विलायक, जो कम मात्रा में आता है। अगर पानी चीनी का घोल है, जो चीनी होगा कम है, तो चीनी को क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, और पानी ज़्यादा है तो उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक, तो इसमें क्या है कि जो सॉल्वेंट है यानी कम वाला चीज़ है वो प्योर है, अब वो जा रहा है सॉल्यूशन की तरफ। ठीक, तो जब प्योर चीज़ सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है तो उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। ठीक, अब क्या है कि अगर सॉल्यूशन से प्योर सब्सटेंस की तरफ जा रहा है तो उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। यानी कि अगर पानी है, गंदा पानी, ठीक, तो गंदा पानी में से प्योर पानी जब जाता है, बनता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं उसको। अगर प्योर पानी गंदा की तरफ जाता है तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। इसके कहने का मतलब यही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये PIN, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका पिन का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक माप नहीं होता है, तो केल्विन जो होता है उसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है, क्योंकि खुद वो 0 के से शुरू होता है। ठीक, अब सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ेंगे तब हमें क्या मिलता है, केल्विन मिलता है। तो इसमें निगेटिव तो आता ही नहीं है क्योंकि इसमें प्लस ही जोड़ा जाता है। ठीक, अब मिनिमम 0 के होता है अगर -273 जोड़ेंगे तो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊष्मा की इकाई। ऊष्मा की इकाई हमें कैलोरी होती है, अर्ग होती है, जूल भी होती है। ठीक, थर्मोरजिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। उसको क्या कहते हैं, तापमान के बदलने पर प्रतिरोध बदलता है। ठीक, यानी कि थर्मिस्टर एक उपकरण होता है, तो अगर टेम्परेचर बदल रहा है तो उसका प्रतिरोध भी बदलता है, तो उसको थर्मिस्टर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण को उत्पाद है, तो इसमें कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है, नहीं कि फाइनल प्रोडक्ट। तो लास्ट में पेट्रोलियम परिष्करण होता है, तो उसमें लास्ट में क्या बोलता है, जो मोटा मोटा काला काला सा जो कोलतार होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एस्फाल्ट, जो सड़क निर्माण कार्य में आता है, तो वो फाइनल प्रोडक्ट होता है। ठीक, आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो इसे हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। जल में वायु का बुलबुला जिसकी बात व्यवहार करता है तो वो अवतल लेंस क्या होगा, अवतल लेंस की तरह वो व्यवहार करेगा। ठीक है, बड़ा दिखाई देता है। अगर पानी बुलबुला है उसमें अगर हम देखते हैं अपने आप को तो वो बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट है समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जितना समुद्र भाग की सतह से ऊपर होता है वो 1/9 भाग ऊपर होता है, मतलब 1/9 भाग हमें दिखाई देता है। ठीक, मनुष्य के कान 1000 से 5000 हर्ट्ज की आवृत्तियाँ सबसे
सुगराही मोस्ट सेंसिटिव होती है, क्योंकि हमारा जो कान है 1000 से 5000 हर्ट्ज की आवृत्ति को अच्छे से सुन सकती है। ठीक, मनुष्य की आँख पीले हरे येलोइश ग्रीन रंग के लिए सबसे सुगराही है। अगर कलर देखा जाए तो अगर पीला या हरा रंग का रहेगा वो हमारी आँख बहुत आराम से देखती है, चुभन आँखों में नहीं होगा। ठीक, अब सुनने की दृढ़ता क्या होती है? इंटेंसिटी, जो हमारे साउंड की, जो हमारा कान सुनता है 1/10 सेकेंड होती है, और इसकी दृढ़ता हमारा 1/16, जो हमें दृष्टि की दृढ़ता, अगर कोई भी चीज़ हमें 1/16 सेकेंड पर दिखाई देती है तो उसको जो है पता कर लेते हैं कि ये चीज़ है। अगर कोई पिक्चर है 1/10 सेकेंड से अगर कम टाइम में उसको हटा दिया जाए तो हमको पता ही नहीं लगेगा वो सब्जेक्ट, मतलब वो पिक्चर किस चीज़ का था। लेकिन 1/16 सेकेंड तक अगर हमें उसको देखते हैं तो हमें स्पष्ट से समझ में आ जाएगा किस चीज़ का है। ठीक है, तो स्वचालित इंजनों हेतु कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर युक्त होता है? यानी कि अगर ठंड के दिनों में जो इंजन होता है तो उसके तेल में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है ताकि वो जमे ना। ठीक, देखते हैं कि जो बाइक कोई खैर ठंड में जल्दी स्टार्ट नहीं होती, ज़्यादा दिन तक रख देते हैं तो क्यों? क्योंकि उसका जो पाइप में जो पेट्रोल था वो जम गया होगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको रोकने के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। ठंडे प्रदेशों में तो बहुत ज़रूरी है। सीटी स्कैन में क्या यूज होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसमें एक्सरे का परीक्षण करते हैं। ठीक, एक्सरे का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित से मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम से नापी जाती है, एम्पलीट्यूड से। ठीक, ये कानों की संवेदनशीलता की माप होती है जिसको हम आयाम कहते हैं। टेलीविजन ग्राही के तुरंत नियंत्रण में किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग मिलाई जाती है? तो अवरक्त किरणें। रिमोट कंट्रोल होता है उसमें भी अवरक्त किरणों का यूज भी होता है। ठीक, और कभी कभी रेडियो किरणें का भी, रेडियो फ्रिक्वेंसी का भी यूज होता है। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतकों को प्रेषित करने के लिए उपयुक्त तकनीकी है, यानी कि केवल ऑडियो अगर भेजना है तो हमें फ्रिक्वेंसी आरोपण यानी कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर वीडियो भी भेजना है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम का ज़रूरत पड़ती है। तो नहीं कहते FM सुनते हैं, तो FM क्या है? तो वही फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है? तो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। ठीक है, अनुप्रस्थ और परिक्रामी तरंगें सितार में हमें उत्पन्न होती है। जब दो सर्वसम अनुप्रस्थ परिक्रामी तरंगें एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती है तो अध्यारोपित होती है, तो माध्यम में जो तरंगें पैटर्न बनाता है उसे अनुप्रस्थ और परिक्रामी तरंगें ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव कहते हैं। तो ये रहा डिफिनीशन। ठीक है, आइए इसका उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पैरेलल में जुड़े बल्ब ज़्यादा प्रकाश देते हैं क्यों? क्योंकि हमारा P मैक्सिमम पैरेलल में क्या होता है? 2V²/R होता है, और सीरीज में क्या होगा? V²/2R पावर का। तो ये तो ज़्यादा है क्वांटिटी, ये हमारा क्वांटिटी कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो टोटल हमारा कम हो जाएगा, यानी कि कम प्रकाश मिलेगा। ठीक, तो इसलिए हमें पैरेलल में जब जोड़ेंगे तो ये जो हमारा P मैक्सिमम मिलेगा, पावर जो है। ठीक, तो ज़्यादा प्रकाश देगा। नेक्स्ट है, मेसॉन की खोज 1935 में इकेडी युकावा द्वारा किया गया था। पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में CD एंडरसन द्वारा और UF हेस द्वारा किया गया था। ठीक, सूर्य तारों के ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत 1938 में H.G. बेथ द्वारा दिया गया था। वही नाभिकीय संलयन 1938 में। नाभिकीय संलयन से ही तो सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, H.G. बेथ द्वारा दिया गया था ये। ठीक, कार्यान्वयन तत्वों की संश्लेषण फर्मी द्वारा ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है? तो हमारा ये देहरादून में स्थित है। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। प्रथम प्राइमरी मेमोरी जो सेमीकंडक्टर से बना होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम। दूसरा है ऑप्टिकल मेमोरी जिसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, ये मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क के बना होता है, जैसे CD वगैरह हो गया, ये द्वितीय मेमोरी होती है। ठीक, WLL का अर्थ क्या है? वायरलेस इन लूप, लोकल लूप। ठीक, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेतार फोन सुविधा उपलब्ध करा रहा था ये WLL टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्द की लंबाई जो है किस में मापी जाती है? तो बिट्स में, यानी कंप्यूटर की यूनिट क्या होती है? बिट्स होती है। ठीक, टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जाता है जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल देता है। इन दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमें मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि मॉडेम क्या करता है? डिजिटल को एनालॉग में बदलता है और एनालॉग को भी डिजिटल में बदलता है। इसलिए मॉडेम को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर।
ठीक, यानी कि जो डिजिटल 0-1 है इसको एनालॉग के फॉर्म में, और एनालॉग रहता है तो उसको डिजिटल फॉर्म में ये बदलता है। उपयोगकर्ता के ईमेल का पता करने के लिए फिंगर प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, लॉगिन का यूज़ नहीं करते, पासवर्ड नहीं, RGB नहीं। तो इसलिए हमें उपयोगकर्ता के ईमेल को पता ज्ञात करने के लिए जो एड्रेस होता है उसमें फिंगर प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। स्ट्रेटोलाइट, यह अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित एक वायुपोत एयरशिप है। ठीक है, ये सैटेलाइट की तरह स्ट्रेटोलाइट बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को डिज़ाइन किया था कार्लोसस नामक व्यक्ति ने। नहीं, कार्लोसस जो था वो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, और कौन किया था, तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। और चार्ल्स बेबेज को तो कंप्यूटर का जनक कहते हैं, लेकिन प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को डिज़ाइन किया था डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। उसका नाम क्या था, कार्लोसस। एक डिजिटल घड़ी में कौन सा कंप्यूटर हो सकता है, तो इन्वेंटेड कंप्यूटर होता है जो डिजिटल घड़ी में होता है। डाटा एक वचन है, इसका डाटा बहुवचन है। ठीक, इसका एक वचन क्या होगा, डेटम। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मूलभूत कण दो प्रकार के होते हैं, क्वार्क एवं लेप्टॉन। ठीक, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसको कहते हैं, FW टेलर को। इनकी बुक आई थी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसमें वैज्ञानिक प्रबंधन का उल्लेख किया था FW टेलर ने। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या है, थियोडोलाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगमैन स्केल का प्रयोग घनत्व मापने में होता है। ठीक, ये किसका घनत्व मापता है, तो धुआं का, जो धुआं होता है ना उसको रिंगमैन स्केल नापता है। धुआं इसे रिंग के रूप में होता है ना, जो लोग स्मोकिंग करते हैं सिगरेट में तो धुआं का छल्ला उड़ाते हैं। ठीक, तो रिंगमैन स्केल उसका मेजरमेंट करता है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस की यूरी गागरिन थे, और महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटिना तेरेस्कोवा थी, ये भी रूस की थी। MRI इसका क्या है, फुल फॉर्म मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग। ये चुंबकीय क्षेत्र एवं रेडियो तरंगें इसमें प्रयुक्त होती है। CT स्कैन में एक्स रेज यूज होता था, MRI में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगें दोनों प्रयुक्त हो रही है। ठीक, फैक्स को कौन इसका खोज किया था, अलेक्जेंडर बेन 1842 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान KV फ्रिस्क ने 1973 में किया था। ठीक, रसायन विज्ञान यहाँ से क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है।